बड़े घर की बेटी। देवी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार थे। किसी जमाने में उनके पिता काफी रईस और धनी व्यक्ति थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर उन्होंने ही बनवाया था। कहा जाता है कि किसी जमाने में उनके दरवाजे पर हाथी झूमता था और अब हाथी के स्थान पर एक बूढ़ी भैंस थी जिसका शरीर बहुत कमजोर था, लेकिन वह भैंस दूध बहुत देती थी। इसी कारण एक न एक आदमी हांडी लेकर उसके सिर पर सवार रहता था। देवी माधव के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था श्रीखंड। श्रीखंड काफी पढ़ा लिखा था और इलाहाबाद में एक दफ्तर में नौकरी करता था। छोटा बेटा लाल बिहारी दोहरे बदन का सजीला जवान था, भरा हुआ मुखड़ा और चौड़ी छाती। लेकिन श्रीखंड की दशा तो बिल्कुल ही अलग थी। श्रीखंड को आयुर्वेद औषधियों का बहुत ज्ञान था। इसी कारण गांव में उसका बहुत सम्मान था। श्रीखंड संयुक्त परिवार में बहुत विश्वास रखता था। एक ऐसा परिवार जिसमें चाचा चाची, ताऊ ताई, सास ससुर सब मिलकर रहते हों। उन्हें लगता था कि आजकल की स्त्रियों को संयुक्त परिवार में रहना पसंद ही नहीं है। इसी कारण गांव की कई औरतें उनकी निंदा करती थी। श्रीखंड की पत्नी आनंदी एक बहुत ही अच्छे कुल की बेटी थी। उसके पिता भूप सिंह एक छोटी सी रियायत के मालिक थे। विशाल भवन, हाथी घोड़े, 3 कुत्ते उनकी कोठी की शान बढ़ाते थे। लेकिन भूप सिंह का कोई पुत्र नहीं था, बल्कि 7 बेटियां थी। आनंदी उनकी चौथी बेटी थी। अब उन्हें आनंदी के ब्याह की बहुत चिंता रहती थी। एक दिन की बात है, श्रीखंड उनसे चंदा मांगने उनके घर आया। शायद किसी मंदिर निर्माण का चंदा था। भूप सिंह को उसका स्वभाव बहुत पसंद आया और फिर धूमधाम से श्रीखंड और आनंदी का ब्याह करवा दिया। आनंदी ने जब अपनी ससुराल में कदम रखा तो यहाँ की रंग ढंग देखकर हैरान हो गई। जिस ऐशो आराम की उसे बचपन से आदत थी, वह तो यहाँ पर नाम मात्र भी नहीं था। हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी सुंदर देहरी रत्ना थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ ऐसा बाग कहाँ। ना तो जमीन पर संगमरमर का फर्श और ना ही दीवारों पर सुंदर तस्वीरें। एक सीधा साधा गृहस्थी का मकान था। किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने आप को उस नए माहौल में अच्छी तरह से ढाल लिया, मानो उसने विलास के सामान को तो कभी देखा ही नहीं था। एक दिन दोपहर के समय उसका देवर लाल बिहारी सिंह 2 मुर्गियां लेकर आया और कहने लगा, ओ भाभी, जल्दी से यह मुर्गियां पका दो, मुझे जोरों से भूख लगी है। आनंदी ने प्रेम से भोजन बनाया और अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी तो हांडी में देखा कि घी तो पाव भर से ज्यादा ना था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, उसने सारा घी मुर्गियों के मांस में डाल दिया। लाल बिहारी भोजन करने बैठा तो देखा कि दाल में तो घी ही नहीं था। कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? आनंदी बोली, देवर जी, सारा घी मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों ही घी आया था, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? आनंदी ने कहा, आज तो घी पाव भर ही था और वो सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी प्रकार भूख से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तुनक जाता है। लाल बिहारी को अपनी भाभी की बात अच्छी नहीं लगी। वह तुनक कर बोला, मायके में तो जैसे घी की नदियां बहती हो। स्त्री गाली सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मायके की निंदा उससे सहन नहीं होती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, इतना घी तो मेरे मायके में नाई कहार खा जाते थे। यह सुन लाल बिहारी जल भुन गया, थाली पटक दी और बोला, जी चाहता है तेरी जीभ पकड़कर खींच दूं। आनंदी को भी क्रोध आया, मुख लाल हो गया। बोली, वह आज होते तो तुझे इसका मजा चखाते। यह सुनकर लाल बिहारी से रहा नहीं गया। उसने अपनी खड़ाऊ उठाई और आनंदी की ओर जोर से फेंक दी और बोला, जिसके गुमान पर फूल रही है ना, उसे भी देख लूंगा और तुझे भी देख लूंगा। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी। सिर बच गया, परंतु उंगली में बहुत चोट आई। क्रोध में सूखे पत्ते की तरह कांपती हुई वह अपने कमरे में आ गई।
स्त्री का बल, साहस, मान मर्यादा सब कुछ उसका पति ही तो होता है। आनंदी का पति शनिवार को गांव आया करता था और यह घटना बृहस्पतिवार को हुई थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, ना तो कुछ खाया ना पिया, बस उनकी बाट जो होती रही। अंत में शनिवार की संध्या के समय श्रीकंठ घर आया। वह घर के आंगन में बैठकर गांव वालों से कुछ इधर उधर की बातें करने लगा। यह वार्तालाप रात के 10 बजे तक चलता रहा। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े ही कष्ट में काटे। कुछ समय के पश्चात एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा लीजिए कि मुंह संभाल कर बातचीत करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। उनके पिता ने भी लाल बिहारी की तरफदारी की। हाँ बेटा, बहु बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं है, मर्दों के मुंह ना लगे तभी ठीक है। लाल बिहारी बोला, वह बड़े घर की बेटी है तो क्या हुआ, हम भी कोई गए गुजरे नहीं है। श्रीखंड ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी बोला, कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे ही लड़ने को हो गई। मायके के सामने हम लोगों को तो कुछ समझते ही नहीं है। श्रीखंड खा पीकर आनंदी के पास गए और बोले, तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव बचा रखा है? आनंदी की त्योरियों में बल पड़ गई। बोली, जिसने भड़काया है ना, उसी से जाकर पूछो, क्या घर के मर्द घर की बहु बेटियों को खड़ाऊ से मारते हैं? एक गवार लड़का जिसकी चपरासी की नौकरी करने की भी हैसियत नहीं है, वो मुझे खड़ाऊ से मारकर मेरी उंगली ना तोड़ता। सब हाल साफ साफ कहो तो मुझे कुछ मालूम हो। श्रीखंड ने कहा, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने के लिए कहा। हांडी में घी पाव भर ही था और वह सारा घी मैंने मांस में डाल दिया। जब लाल बिहारी खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी बात पर मेरे मायके को भला बुरा कहने लगा। मुझसे भी रहा नहीं गया, मैंने भी बोल दिया, इतना घी तो वहां नाई कहार खा जाते हैं। और इतनी सी बात पर उस गवार ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक कर मारी। यदि हाथ से न रोक लेती तो सिर फट जाता। यह सुनते ही श्रीखंड की आंखें लाल हो गई। जरा से छोकरे का इतना साहस! और आनंदी स्त्रियों के स्वभाव के अनुसार रोने लगी। स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोध अग्नि को भड़का देते हैं। श्रीखंड भी भड़क उठा। रात भर वह करवटें लेता रहा और सुबह उठते ही पिता के पास जाकर बोला, पिताजी, अब इस घर में मेरा गुजारा नहीं होगा। इस तरह की बातें सुनकर पिता का दिल धक धक करने लगा। श्रीखंड बोला, आपके घर में अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उन्हें खड़ाऊ देकर मारते हैं। मैं दूसरे शहर में नौकरी करने जाता हूँ और मेरे पीछे से मेरी औरत पर जूतों की बौछार हो रही है। कोई बातों ही बातों में मुंह से कटाक्ष कहता तो मैं सह लूंगा, पर लात घुसे पड़े तो यह मुझे सहन नहीं होगा। श्रीखंड के ऐसे तेवर देखकर पिता अवाक रह गए। वह इतना ही बोले, बेटा, तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां तो इस तरह घरों का नाश कर देती हैं। उनको सिर पर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। श्रीखंड ने कहा, पिताजी, मैं मूर्ख नहीं हूँ। इतना तो आप भी जानते हैं कि मेरे समझाने बुझाने से कितने ही घर संभल गए हैं। पिता ने कहा, लाल बिहारी तुम्हारा छोटा भाई है। यदि उससे कोई भूल चूक हो गई है तो उसे क्षमा कर दो। इसी बीच गांव के कुछ सज्जन किसी न किसी बहाने से वहां आ बैठे। पिता ने फिर से श्रीखंड को समझाया, बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बातों पर ध्यान नहीं देते। वो तो नासमझ है, उसकी भूल को तुम क्षमा कर दो। श्रीखंड ने कहा, लाल बिहारी की इस दुष्टता को कभी क्षमा नहीं कर सकता। अब या तो वो इस घर में रहेगा या मैं रहूंगा। आपको यदि वो प्यारा है तो मुझे विदा कर दीजिए। यदि मुझे रखना चाहते हो तो उससे कहो कि अभी के अभी इस घर से बाहर निकल जाए। छोटा भाई लाल बिहारी दरवाजे की चौखट पर खड़ा चुपचाप बड़े भाई की सारी बातें सुन रहा था। वह बड़े भाई का बहुत आदर करता था। उसके अंदर इतना भी साहस नहीं था कि वह बड़े भाई के सामने चारपाई पर बैठ जाए। लेकिन आज उसी भाई की मुख से ऐसी हृदय विदारक बातें सुनकर लाल बिहारी को
गहरा तक पहुंचा। वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा और फूट फूट कर रोने लगा। वह सोच रहा था कि यदि श्रीखंड उसे अकेले में बुलाकर 2-4 डांट लगा देता तो उसे इतना बुरा ना लगता, लेकिन भाई का यह कहना कि वह इस घर से दूर चला जाए लाल बिहारी से सहा नहीं गया। वह रोता हुआ कमरे में गया, अपने कपड़े एक बक्से में डाले और फिर आनंदी के द्वार पर जाकर बोला, भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ इस घर में नहीं रहेंगे, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझसे जो अपराध हुआ है उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। यह बोलते बोलते लाल बिहारी का गला भर आया। ठीक उसी समय श्रीखंड भी वहां आ पहुंचा। लाल बिहारी को देखा तो घृणा से मुंह फेर लिया। लाल बिहारी की ऐसी बात सुनकर आनंदी का हृदय अंदर से कांपने लगा। आखिर थी तो वह दयावती ही। वह फूट फूट कर रोने लगी और उसकी आंसुओं के साथ ही मन का मैल भी बाहर आ गया। अब तो आनंदी श्रीखंड के सामने रोने लगी। देवर जी बहुत रो रहे हैं, उन्हें मत जाने दो। मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहा यह सब झगड़ा उठाया। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कहना। अब तो आनंदी भागकर बाहर आई और लाल बिहारी का हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी आंखों में आंसू लिए बोला, मुझे जाने दो। आनंदी ने कहा, नहीं देवर जी, मैं ना जाने दूंगी। तुम्हें मेरी कसम है, एक भी पग आगे मत बढ़ाना। जब तक भैया मुझसे रूठे रहेंगे मैं वापस नहीं आऊंगा। लाल बिहारी ने कहा, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कहती हूँ कि मेरे मन में तुम्हारे लिए तनिक भी मैल नहीं है। अब तो आनंदी भागी भागी श्रीखंड के पास गई और बोली, देवर जी को मत जाने दो, और श्रीखंड को बाहर लेकर आई। अब श्रीखंड ने भी जब लाल बिहारी को जाते देखा तो उसका हृदय पिघल उठा। वह बाहर आया और लाल बिहारी को गले से लगा लिया। दोनों भाई फूट फूट कर रोने लगे। लाल बिहारी रोते रोते बोला, भैया, अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा। श्रीखंड ने कांपते हुए स्वर में कहा, अरे लल्लू, इन पुरानी बातों को अब भूल ही जा, अब तो कहीं नहीं जाएगा। देवी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर वह आनंद से पुलकित हो गए और बोल उठे, आखिर बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं और अपने घर को कभी टूटने नहीं देती। जो बेटियां अपनी ससुराल को जोड़कर रखती हैं वही कहलाती है बड़े घर की बेटी। धन्यवाद। जय माता दी।